नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और बातचीत हो रही है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन जो कि सोशल मीडिया पर दरअसल दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है, कन्हैया कुमार के बारे में अंतरिम जमानत के बाद। कन्हैया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आज दिन भर सारे चैनलों को जो आपने इंटरव्यू दिए, उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? थक गए हैं? बहुत सारी बातें कह चुके हैं या कुछ और बात हो सकती है? देखिए, पहले तो आपको शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इस कॉज के साथ खड़े हो रहे हैं, ये कॉज इस देश को बचाने का कॉज है। न्याय के साथ, सच्चाई के साथ इस देश के अंदर जो हमारा संविधान कहता है, बराबरी, समानता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी के साथ जो खड़े हुए हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सभी दर्शकों को जो मुझे सुन रहे हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। तो आपने कहा कि बहुत सारा इंटरव्यू दिए हैं, आप थक गए हैं। देखिए, ये लंबी लड़ाई है और इसमें थकने से तो होगा नहीं, तो थकने की कोई बात नहीं है। और रही बात कहने की, तो बस मैं एक बात आपको कह दूं, सच और झूठ में एक फर्क होता है। झूठ को आप बार बार बोलेंगे वो बदल जाएगा, सच को आप कितनी भी बार बोलेंगे वो वही होगा। बिल्कुल। तो इसलिए जो है कहने को बस एक ही बात है, वो मैं आपको भी कहूंगा जो दूसरे लोगों को भी। बिल्कुल सही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपका जो 12 फरवरी वाला भाषण था और 11 फरवरी का और कल रात वाला जो भाषण था, उसके बाद हम लोग सब टीवी एंकर लोग कूद पड़े कि वैसा ही फायरी, एकदम जबरदस्त शोला भड़काऊ बातचीत होगी। आज आप बड़े सॉफ्ट और बहुत ही अंडरस्टेटेड बातचीत में लगे हुए हैं। देखिए सर, ऐसा है कि हर चीज का अपना एक हर चीज की अपनी एक जरूरत होती है। वहाँ हम स्टूडेंट्स के बीच हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच हमको अपनी आवाज पहुंचानी है, और यहाँ हम आपके साथ एक बातचीत कर रहे हैं, तो उसका टेम्पो, कंटेंट, बॉडी लैंग्वेज निश्चित तौर पे अलग हो। माहौल देख करके वैसे ही बात करनी चाहिए, अच्छी बात है। माहौल नहीं, मैं जरूरत की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा, अब डिबेट दो है देश में इस वक्त। एक डिबेट यह है कि कन्हैया कुमार क्या करेगा, और दूसरी डिबेट है कि कन्हैया कुमार क्या कर लेगा। तो आपका क्या करने का इरादा है? देखिए, हम क्या कर लेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करेंगे ये तय है। क्या? और ये हमने तय किया था जब हम भगत सिंह को पढ़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा था कि विद्यार्थियों का खास काम है पढ़ाई करना, इसका उन्हें पूरा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन उनके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उस पर उनकी कड़ी नजर रहनी चाहिए। अगर उनकी शिक्षा के अंतर्गत या उनको शिक्षित किया जाता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं लड़ रहा हूं अपनी पढ़ाई करने के लिए, और मेरे जैसे लोग पढ़ाई कर पाएं उसके लिए मैं किसान का, गरीब का बेटा हूं, और उस पढ़ाई करने के बाद वो लड़ें समाज को बदलने के लिए, यही करने को तय किया है। बहुत बढ़िया। तो एक तो परिवार की बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी माताजी की चर्चा आई, आंगनवाड़ी में वर्कर हैं, 3000 रुपए की तनख्वाह पे काम करती हैं, बेगूसराय से पढ़ने आप दिल्ली JNU में आए, तो उन्होंने एक मैसेज के साथ भेजा होगा आपको कि जाओ, ये पढ़ना है और ये करना है। वो क्या था? देखिए, कहा जाता है कि जीवन में आप कहीं भी हों, उस पे आपके बैकग्राउंड का बड़ा असर होता है, और बैकग्राउंड सिर्फ आर्थिक नहीं होता है, बैकग्राउंड सांस्कृतिक भी होता है, बैकग्राउंड सामाजिक भी होता है, और बैकग्राउंड वैचारिक भी होता है। मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से मैं जरूर कमजोर बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैं वैचारिक तौर पे बहुत मजबूत बैकग्राउंड से आता हूँ। कभी भी मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा ये करो, उन्होंने यही कहा कि बेटा वही करो जो तुमको पसंद हो। नहीं, और तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके माँ बाप बिल्कुल ऐसे होंगे जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, और बिहार तो बहुत मजबूत, परम लोकतांत्रिक और बहुत ही उदार सांस्कृतिक चीजों के लिए जाना जाता है। तो वो तो आप में दिखता है और ये लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग अब डर भी गए हैं कि कन्हैया कुमार करेगा क्या। तो आपने कहा कि पढ़ना चाहता हूं। अब जिस तरह की आप परिघटना और फिनोमेना बन गए हैं, पढ़ने का टाइम तो आपका गया। नहीं, मुझे लगता है कि पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करनी चाहिए। मैं जिस संगठन से आता हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, उसका स्लोगन यही है, स्टडी एंड स्ट्रगल। तो स्ट्रगल भी रहेगा और स्टडी भी रहेगा। बिल्कुल। अभी दबाव बहुत बड़ा बनेगा कि विरोध की, विपक्ष की, प्रतिपक्ष की आवाज के रूप में कन्हैया कुमार एक सिंबल और एक आइकन के रूप में उभर आए हैं, और इनको और बढ़ाया जाए और एम्पलीफाई किया जाए।
तो ये प्रैक्टिकल दबाव रहने वाला है, उस वक्त की जरूरत कुछ लोग इसको समझते हैं। तो ऐसे में आप एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं? अगले हफ्ते आप क्या कर रहे होंगे? अगले महीने क्या कर रहे होंगे आप? देखिए, मैं कुछ दिन पहले लेनिन को पढ़ रहा था। लेनिन को एक बार उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी के चलते कॉलेज से निकाल दिया गया, तो उन्होंने 3 साल की पढ़ाई 1 साल में पूरी की थी। आपके जो 24 घंटे हैं उसमें से सोने के समय को आपको कम करना पड़ेगा, और मैं वो करूंगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। एक बड़े भारी छात्र नेता थे वेंकैया नायडू जी, अब केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कन्हैया कुमार क्या कर रहा है, स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वो एबीवीपी के नेता थे, क्या कहते हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि आप वोटर से वोट लेते हैं पॉलिटिक्स करके, लेकिन वोटर जब सवाल पूछता है कि आपने हमारे मुद्दों का क्या किया, तो आप कहते हैं कि राजनीति क्यों कर रहे हो। आप करें तो राजनीति और सही, और हम करें तो राजनीति और गलत। देश का कोई भी नेता या कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या वेंकैया नायडू जी हो, वो तय नहीं करेंगे कि जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो भविष्य है, जो इस देश को आगे ले जाना चाहती है, वो क्या करेगी और कैसे करेगी। वो अपनी स्थितियों के हिसाब से चीजों का मूल्यांकन करेगी, और जो उसके पक्ष में होना चाहिए उसके पक्ष में वो खड़े होंगे। ये जो पिछले 20-25 दिन गए, पहले जेएनयू, फिर जेल, फिर अदालत, फिर वहां वकील साहब के भेष में कुछ तरह तरह के प्राणी, और उसके बाद आपको तो पुलिस की वेशभूषा पहना करके बाहर लेकर के आया गया, तो नेट फीलिंग क्या दिल पे लेके आए हैं? बस एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं उनके लिए इस देश को बचाना एक बड़ी चुनौती है। और कंफ्यूजन ये है कि देश को बर्बाद करने वाले लोग भी देशभक्ति की ही बात कर रहे हैं। ऐसे समय में ये एक गंभीर दौर है। अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हुए आसपास जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ हमको बोलना पड़ेगा। सवाल यह है कि जो लोग न्याय की बात कर रहे हैं वो न्यायालय परिसर में ही एक अन्याय के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कोई भी विचारधारा आपको ये इजाजत नहीं देती है कि आप किसी एक्यूज को न्यायालय परिसर में, न्याय के इंस्टीट्यूशन में पीटें। ये कहीं से भी कानून सम्मत नहीं है। फिर कानून का राग अलापना, सर्वोच्च न्यायालय की बात करना और देश के संविधान की बात करना, वो कहीं ना कहीं कोरी दलील लगती है मुझे। जी, अभी क्या हुआ है, ये संदर्भ नया बन गया है भाई कि आप राष्ट्र प्रेमी हैं या नॉट सो राष्ट्र प्रेमी हैं, आप देशभक्त हैं या देशभक्त नहीं हैं, आप भारत माता की जय बोलेंगे, अभी बोलिए, नहीं बोलेंगे क्या, ये वाला माहौल बन गया है। और ये राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, तिरंगा, भारत माता की जय, ये ऐसा है कि सामने वाले को हिलाता है, दहलाता है, डरा देता है और बोलना पड़ता है। ये नैरेटिव कैसे अचानक बन गया? सब लोग कहते हैं कन्हैया कुमार ने बना दिया। देखिए, ये नैरेटिव अचानक नहीं बना है, पुराना घाव है, थोड़ा ताजा हो गया है। जिनका इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है उनको लगता है कि समय बीत गया है, स्वतंत्रता आंदोलन को हुए बहुत दिन हो गया है, लोग भूल गए हैं, बस इतिहास ताजा हो रहा है। जो लोग आज झंडा लेकर के भारत माता की जय बोलने की बात कर रहे हैं उनका ही इस देश में झंडा जलाने का इतिहास है। इतिहास में लौटेंगे, भारत माता की जय का इतिहास भी पता चलेगा, भारत माता के बारे में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू क्या कहते हैं इसका पता चलेगा, संविधान के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं इसका पता चलेगा। तब पता चलेगा कि क्यों रोहित वेमुला और कन्हैया को टारगेट करके किस तरह की देशभक्ति की बात कर रही है। और मुझे लगता है कि ये देशभक्ति निश्चित तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देशभक्ति नहीं है, भारतीयता की देशभक्ति नहीं है, ये कहीं ना कहीं नागपुर और संघ के कार्यालय से आने वाली देशभक्ति है। और मुझे लगता है कि एकल टाइप के इस देशभक्ति को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यह देश एकल नहीं है, यह देश मल्टी कल्चरल है। यह देश का नेशनलिज्म एक नेशन की बात नहीं करता है, यह नेशन ऑफ नेशंस है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आजकल बहुत लोगों को ये भरोसा है और तरह तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं अलग अलग सर्वे भी कराते रहते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए जो हमारी बात है उसको बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है, लोग बड़े राष्ट्रभक्त हो गए हैं। दूसरे सर्वेज हैं जो कहते हैं कि समाज जो है जाति और धर्म के दो कसौटी पर दरअसल रिग्रेसिव होता जा रहा है, और कुछ लोग इसको लेकर के चिंता व्यक्त करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक तरीके से इस चीजों को देख रहे हों, आप लोग देख रहे हों और एक्चुअली माइनॉरिटी में हों, और मेजॉरिटी जो है वो कहीं न कहीं इस भावना,
इमोशन, बिल्कुल जो बेस इंस्टिंक्ट होता है, रॉ इमोशन होते हैं, उस पर बिल्कुल ऐसे राष्ट्र प्रेम में और ऐसे इमोशन के पहाड़ पर चढ़ जाए कि उनको सच्चाइयां न दिखें, ये रिस्क हो सकता है। देखिए, ये रिस्क है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और यहीं पे मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके जैसे वो तमाम पत्रकार जो पत्रकारिता की नैतिकता होती है उसको बचाया है, उन लोगों ने चीजों को सामने लाया है और वो ये बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग राम नाम लेकर के चुनाव लड़े जीते, उनको अब एक नया इमोशनल मुद्दा चाहिए। तो हमें ऐसे समय में लोगों को बताना पड़ेगा कि देशभक्ति सिर्फ एक इमोशन नहीं है, देशभक्ति उस देश के अंदर रहने वाले देशवासियों की सच्चाई है और सच्चाई यह है कि इस देश में दाल 200 रुपए किलो बिक रहा है और जो 200 रुपए किलो दाल बेचने वाले लोग हैं वो असल में देश के गद्दार हैं, क्योंकि दाल उगाने वाला किसान आत्महत्या कर रहा है खेत में और उसका बेटा मर रहा है सीमा पे। ये सच्चाई अगर हम लाएंगे तो लोग जो है कभी भी झाड़ पे नहीं चढ़ेंगे और झाड़ कभी पहाड़ नहीं हो सकता है। उस झाड़ और पहाड़ के फर्क को हमको लोगों को बताना पड़ेगा और मुझे लगता है कि लोग बता रहे हैं। जिस तरीके से जेएनयू के पक्ष में लोग खड़े हुए, वो जो एक बाइनरी बनाया गया देशभक्त और देश गद्दार का, उसको जिस तरह से लोगों ने काटा और मतलब समझाया, सेडिशन का फर्क बताया, देशद्रोह और राजद्रोह का फर्क बताया अंग्रेजों में और अंग्रेजों के चेले चपाटों में और उनके खिलाफ लड़ने वाले लोगों में और उनके ऊपर लगने वाले देशद्रोह के आरोपों में, ये सच्चाई सामने आ रही है। और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं सत्यमेव जयते, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सत्य की जय होगी। अभी कुछ शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, जो बहस है वो ये है कि सरकार का विरोध, गवर्नमेंट एक चीज है, स्टेट एक चीज है, नेशन एक चीज है। आप लोग जेएनयू में आके इन्हीं अवधारणाओं को पढ़ते हैं और डिफाइन करते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार का विरोध हो जाए, स्टेट का विरोध कैसे हो सकता है, नेशन का विरोध कैसे हो सकता है, टुकड़े टुकड़े और अफजल गुरु के नारे कैसे लग सकते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि नेशनलिज्म चाहे कांग्रेस का हो या नेशनलिज्म चाहे बीजेपी का हो या नेशनलिज्म चाहे इस देश की वामपंथी पार्टियों का हो या इस देश की डेमोक्रेटिक पार्टियों का हो, उस नेशनलिज्म से हम इस देश का नेशनलिज्म तय नहीं करेंगे। इस देश का नेशनलिज्म इस देश का संविधान तय करेगा, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और इस देश का नेशनलिज्म कहता है कि हम भारत के लोग, इस देश के नेशनलिज्म में लोग इम्पोर्टेंट हैं। और जब हम लोग की बात करते हैं तो वही लोग सिर्फ लोग नहीं हैं जो गणवस्त्र पहन करके सुबह सुबह शाखा लगाते हैं, वो भी लोग हैं जो सुबह उठ करके खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, वह भी लोग हैं जो बंदूक लेकर के सीमा पे खड़ा हैं और वह भी लोग हैं जो इन दोनों के नाम पे संसद राजनीति करते हैं। हम कहते हैं कि इन लोगों में हमको फर्क करना पड़ेगा और जब हम ये फर्क कर पाएंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी अपने रोजी रोटी से महरूम है। अगर आप देशभक्ति की बात करते हैं तो लोगों की रोजी रोटी की बात करना देशभक्ति है। ऐसे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अल्ट्रा लेफ्ट लिबरल, ये लोग दरअसल फॉरेन एनजीओ से फंडेड हैं और देश की बदनामी कर रहे हैं और एक तरह का विदेशी हाथ इनको नजर आता है, ऐसा वो इल्जाम लगाते हैं। देखिए, जब आप देश के लोगों को ही देश में नहीं रहने देंगे तो देश को तो आप बर्बाद कर रहे हैं, बाहर के लोग तो बाद में बर्बाद करेंगे। हम एक छोटा सा सवाल करना चाहते हैं कि मामला सब जुडिस है, 9 तारीख पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि 9 तारीख को क्या हुआ नहीं हुआ। मान लीजिए कुछ लोगों ने कुछ गलत नारा लगाया, उसकी निंदा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात है। लेकिन क्या चंद नारों से हमारा देश टूट जाएगा? क्या हमारा देश इतना कमजोर है? और उस पर इतना गैर जिम्मेदाराना बयान माननीय गृह मंत्री जी का, इतना तथ्यहीन बयान माननीय गृह मंत्री जी का, ये आश्चर्यजनक है। इसीलिए अगर हम देश के लिए गंभीर हैं, चाहे हमारी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, हमें इस तरह का पेटी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए और अपने स्टूडेंट के ऊपर सेडिशन लगा करके आप अंग्रेजों की याद दिला रहे हैं, आप अंग्रेजों को खुश कर रहे हैं, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। हम तो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेडिशन के लॉ पर बड़ी बहस चल रही है, क्या उस पर कुछ बदलाव होना चाहिए और आपके केस के पहले होना चाहिए? देखिए, हमारे केस के पहले होगा या नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं वाजिब व्यक्ति नहीं हूं इस पे बोलने का, क्योंकि मैं खुद एक्यूज्ड हूं और मैं अगर ये बात कहूं
तो शायद इसकी लेजिटिमेसी नहीं हो लोगों के बीच में। लेकिन मैं कोई पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं हूं जिसके ऊपर सेडिशन लगा है। कोई गाना गा रहा है किसी स्टेट में, उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया जा रहा है। कोई कार्टून बना रहा है, उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सेडिशन को एक लॉ की तरह नहीं, एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो लोग डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, उसको एक बार तो सोचना चाहिए उन लोगों को कि क्या सेडिशन इस देश की जरूरत रह गई। आपका क्या अनुमान है? आपके विरोध में जो लोग हैं उनकी भी आवाज है, उनके पास भी एक साधन है और एक मनोबल है कि आपकी बात को काटना है। किस प्रकार का प्रतिवाद आप अपनी बात के खिलाफ आते हुए देख रहे हैं? एंटिसिपेशन क्या है आपका? मैं अपने खिलाफ आता हुआ कोई चीज नहीं देख पा रहा हूँ। मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस देश में जो नई सरकार बनी, वो सरकार बनी बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 15 लाख लाएंगे, आपके खाते में डालेंगे। सरकार बनी हर हर मोदी के नाम पे, हर हर मोदी हो रहा है, 200 रुपए दाल बिक रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूरों का मिनिमम वेज कम किया जा रहा है, काम का घंटा बढ़ाया जा रहा है, छात्रों को उनका फेलोशिप नहीं दिया जा रहा है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, ये जो समस्या है, जो सरकार की नाकामयाबी है, उसको ढकने के लिए बस ये सब साजिश किया जा रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपके जैसे पत्रकारों पर कि आप देश तथा कथित देशभक्त लोग आपको देश का गद्दार बताएंगे, लेकिन आप सच के साथ खड़े होकर बताएंगे कि सच में देशभक्ति क्या है। बिल्कुल। आपने अभी जितनी बातें बोली उससे मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि आप अब जितने राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और फिर 2019 उसमें वन ऑफ द टॉप कैंपेनर बनने के लिए तैयार हैं। तैयारी है आपकी? देखिए, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मेरी ये भी तैयारी नहीं थी कि 12 तारीख को मुझे पुलिस पकड़ करके ले आएगी। मैं कहीं तैयार नहीं हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जुल्म करना तुम्हारा काम है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये हमारी फितरत है। तो वो क्या करेंगे आगे आगे, कितना दबाएंगे, हम उतना मजबूती से उनके खिलाफ, जितना दबाएंगे उतना मजबूती से आप उठेंगे। ये आपने कल भाषण में कहा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आइडिया है क्या कि इस वक्त आप देश के प्रतिपक्ष वाली आवाज के मुख्य प्रवक्ता और मुख्य कैंपेनर करीब करीब बन चुके हैं, प्रारंभ हो गया है और 2019 तक बिजी होने वाला आपका शेड्यूल? देखिए, मैं तो ये अभी नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी चुनौती है देश के सामने तो फिर मैं इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटूंगा। ये उसमें एक समस्या है, आप जिस लेफ्ट पार्टियों के साथ बिलोंग करते हैं वो श्रिंक होती जा रही है, एक्चुअली बहुत लोगों की नजर में इररिलेवेंट होती जा रही है। तो उस दायरे में खेलेंगे तो एक मंजिल है, देखिए दायरा खोलेंगे तो दूसरी मंजिल है। आप सीनियर पत्रकार हैं और आपने बड़ी बहस की है, बड़े फलक पे बातचीत किया है। मुझे लगता है इस बहस को सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ मामला बिल्कुल आमने सामने का है। जो लोग देश का सौदा कर रहे हैं और जो लोग देश बचाना चाहते हैं, ये एक लकीर खींची है। इस लकीर के आर पार हम लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को फिर बांटने की जरूरत है। विपक्ष विपक्ष है, सत्ता पक्ष है और मेरी आवाज विपक्ष के साथ खड़ी है। और मैं किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो मैं अपने आप को वहां देखता भी नहीं। वाह, आप कह रहे हैं बिटवीन द लाइन अगर मैं पढ़ूं कि आप लेफ्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, विपक्ष की आवाज विपक्ष की आवाज है। तो छात्र राजनीति के लेवल पर और कैंपस के बाहर राजनीतिक मामलों पर कमेंट के लेवल पर आप एक बड़े अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म कहें या अम्ब्रेला एक बड़े फ्रेमवर्क में बात करने जा रहे हैं, ये भी साफ हो गया। यानी गैर भाजपा आवाजों में एक आवाज बनने का आपका प्लान है? नहीं, गैर भाजपा उसको नहीं कहिए, उसको कहिए कि जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया है और आज देशभक्ति का पेटेंट लेना चाहते हैं, उनके खिलाफ, जिनका इतिहास रहा है इस देश को बनाने में, उनकी जो यूनिटी बनेगी, उस यूनिटी को बनाने में मेरी जो भी भूमिका हो सकती है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं निभाऊंगा। क्योंकि प्राइमरी तौर पे मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं, यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया है और यहाँ के ऊपर काम करना मेरी प्राथमिक जिम्मेवारी है।
आपने भविष्य की चर्चा की इसलिए मैंने भी कुछ कह दिया, लेकिन इसको लेकर के कोई खास मसौदा तैयार नहीं किया है और ये कोई गंभीर विमर्श नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि थोड़े हल्के फुल्के ढंग से बातचीत करेंगे। नहीं, येचुरी जी ने बयान दे दिया है, बंगाल में प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी से कहीं जाना एक बात है, लेकिन आज तक हमने तमाम चीज़ों को JNU के माध्यम से किया है और JNU के पास अपना एक संविधान है, एक जो है काउंसिल है, वहाँ से जो चीज़ें तय होगी उसके लिहाज से जो लोग डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे उसको हम करेंगे। क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी तक भारत में स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक तरीके से चल रही थी, एक चश्मे से हम लोग अपने हिसाब से मॉडर्न देख रहे थे कि लोकतंत्र कैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, इंडिया का थोड़ा चमकीला वमकीला हो रहा है। वैसे में अब इस घटना के बाद और आपकी जो मिसाल सामने आ गई है उसके बाद पूरी की पूरी छात्र राजनीति में एक नया जोश, एक नई एनर्जी, अलग अलग सारे विचारों के लिए बड़ी नई एनर्जी और एक बड़ा एम्प्लीफिकेशन और एक बहुत बड़ी नई ब्रांडिंग होने जा रही है। देखिए, इस संदर्भ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना बात कहूँगा कि जब भी समाज गंभीर परिस्थितियों से गुजरता है, गंभीर लोग उठ खड़े होते हैं और उसी में चीज़ें तैयार होती है। अगर देश के सामने एक चुनौती है तो उस चुनौती से लड़ने के लिए लोग तैयार भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर से उस सवाल पर मैं वापस आना चाहता हूं कि आप एक भयंकर दबाव में हैं, छात्र राजनीति कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है, आपने कहा है इंटरव्यूज में कि आपको शिक्षक बनना है, लेकिन भारत का जो राजनीतिक संदर्भ हो गया है उसमें कन्हैया कुमार जो अब टॉप एजेंडा लिखा जा रहा है पॉलिटिक्स का, जो पर्सनैलिटीज लिखी जा रही है, जो प्लेयर्स हो रहे हैं, उसमें आप खड़े हो गए हैं। गजब की घटना हो गई है फरवरी महीने में, आप उसके लिए तैयार हैं क्या? अभी तो मैं उतना नहीं सोच पा रहा हूँ, अभी तो मैं एक विद्यार्थी हूँ और उसी दायरे में खुद को देख रहा हूँ। एक आखिरी सवाल है, आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं आजादी, इस वक्त जो अंग्रेजी वगैरह की हमारी बंबई वाली दुनिया में लोग आते हैं तो बोलते हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन मुंबई और इंडिया, तो आप भारत के इस वक्त मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, तो अभी आजादी फोकस रहेगा या शादी फोकस भी होने वाला है? देखिए, हम जब आजादी की बात करते हैं ना, तो शादी करने की आजादी और शादी ना करने की आजादी भी कहते हैं, तो ये मेरी आजादी है। नहीं, लड़कियों को बताना जरूरी है, सीरियस सवाल है कि वो मतलब दिल मत तोड़िए कि शादी न करने की आजादी आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखिए, अब जैसे मैं आगे के लिए तैयार नहीं हूँ राजनीति के मामले में, मैं आगे के लिए तैयार नहीं हूँ अपने व्यक्तिगत मामले में भी। ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। ऑप्शन तो होगा, लेकिन लकीर तो हमेशा खींच के रखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं यही कह करके इस चर्चा को समाप्त करना चाहता हूं कन्हैया कि लोकतंत्र की ये मजबूरी है कि उसमें मंथन होना बड़ा जरूरी है और कन्हैया कुमार उसकी नई धुरी है। आप जो कर रहे हैं सत्यमेव जयते पर हम तीनों सहमत हैं, आप भी, मैं भी और मोदी जी। सत्यमेव जयते होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।